Hello friends, welcome to session 2 of our discussion on how to analyze a hotel business. तो सेशन 1 में हम लोगों ने देखा कि होटल बिजनेस के तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि बेसिकली वहां पर क्या होता है, कैपिटल का बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट होता है, बिजनेस सीजनल एंड सिक्लिकल होते हैं और भी बहुत सारा उसमें चैलेंजेस आता है बिजनेस में। स्पेशली क्या होता है कि ये फ्रेगमेंटेड है इंडस्ट्री, तो वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। सिक्लिकलिटी आता है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डाउन टर्न एंड इकोनॉमिक बूम बूम एंड बर्स्ट, एंड देन कैपिटल का बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट। आज वाले सेशन में हम और भी पॉइंट को कवर करेंगे और पहला पॉइंट जो हम लोग देख रहे हैं कि कैश फ्लो मैनेजमेंट कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू होटल बिजनेस। तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी है। Hotel requires large investment for initial construction as well as regular maintenance and renovation. ये तो हम लोग को ऑलरेडी पता है। However, their business is highly cyclical and seasonal with periods of good demand alternating with periods of poor demand. तो इनका बिजनेस काफी सिक्लिकल होता है क्योंकि कभी कभी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, और कभी कभी डिमांड बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है। So as a result, hotels get most of its revenue during the peak season. तो ये नॉर्मल है कि पीक सीजन में इनका रेवेन्यू सबसे ज्यादा आता है, वेयर एज दे हैव टू इनकर एक्सपेंसेस ऑल अराउंड द ईयर फॉर रनिंग एंड मेंटेनेंस। तो कमाई का जो सीजन है वो बहुत लिमिटेड है, पर जो खर्चा है वो 12 महीना 24 घंटा का खर्चा बना हुआ है। तो इसमें अब क्या हो जाता है, क्योंकि एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड एंड रेवेन्यूज आर वेरिएबल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कैश फ्लो को बहुत अच्छा से मैनेज कर पाए। Therefore, hotel operations consist of consistently large fixed expenses, whereas their revenue are very volatile, which makes their profit margins and cash generations highly fluctuating. ये कारण है कि इनका जो कैश जनरेशन है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। There are three different aspects from which cash flow management becomes very important for hotel. पहला, within a year, अगर पूरे एक साल का बात करें, during the peak season, hotel gets lot of revenue with a high profit margin within a few months, whereas during the rest of the year, the lack of business may result in cash burn. तो मान लीजिए assumption लेते हैं कि 4 5 5 महीना प्रॉपर सीजन है, पीक सीजन है जिसको बोलते हैं, और 7 महीना ऑफ सीजन। तो वो 5 महीना में जो आपका रेवेन्यू कलेक्शन आएगा, आपको उस कलेक्शन को इतना प्रॉपरली मैनेज करना है कि जो रिमेनिंग 7 मंथ्स जहां आपका ऑफ सीजन चलेगा और जहां आपका उतना ज्यादा कलेक्शन नहीं आएगा, पर पेमेंट उस 7 मंथ में भी उतना ही आपको खर्चा मेंटेन करना होगा, तो वो 5 महीना के कलेक्शन को आपको 12 महीना में प्रॉपरली स्प्रेड करना पड़ेगा, तब जाके आप उस बिजनेस को 12 महीना अच्छा से रन कर पाए। वरना क्या होगा, अगर पीक सीजन में आपने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया तो ऑफ सीजन का खर्चा पेमेंट करने के लिए शायद आपके पास प्रॉपर कैश ना बचे, तो वहां लिक्विडिटी क्रंच में होटल बिजनेस आ सकता है। Therefore, within a single financial year, hotels need to cautiously manage their cash flows so that they may use the cash from surplus month to meet the expenses during the deficit. कि आपका जो सरप्लस मंथ में जो कैश बचा है उसको आप डेफिसिट मंथ में अच्छा से यूज कर पाए, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, ओवर इकोनॉमिक साइकिल, अगर इकोनॉमिक साइकिल का बात करें तो वहां तो क्या होगा, मान लीजिए 3 साल आपका बिजनेस बहुत अच्छा चला, पर नेक्स्ट 4 साल डिप्रेशन में उतना बिजनेस अच्छा ना चले। So over economic cycle of boom and bust phase spread over few years, hotels earn good revenue and profit margins during the boom phase and may have to spend cash to keep the hotel running during the bust phase. तो बूम फेज जो 2 3 साल चला उसमें आपने बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया, बट आपको वो खर्चा उड़ा नहीं देना है, आपको उसको अपने पास रखना है संभाल के उस पैसे को, ताकि जब बियर फेज या बस्ट फेज में इकोनॉमी आए ना, तो आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हो कि आप उस सिचुएशन से गुजर सके, आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सके, इसलिए आपके पास उस समय कैश होना बहुत जरूरी है। देयरफॉर, over an economic cycle, hotels need to cautiously manage their cash flows to use surplus cash from boom phase to meet the cash deficit during the फर्स्ट। तो पहला, विद इन द ईयर आपको मेंटेन करना होगा कि आपका पीक सीजन और ऑफ सीजन का कैश आप कैसे मैनेज करोगे, एंड देन इकोनॉमी बूम और बस्ट के समय
आप किस तरह से कैश को मैनेज करोगे कि बूम फेज में आपके पास जो कैश आया उसको आप बचा के रखो ताकि बर्स्ट फेज में आप उसको यूटिलाइज कर सको। थर्ड पॉइंट क्या है इसको देखो। तो थर्ड, ओवर इट्स एंटायर यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ, जो होटल का जो यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ है ओवर द पीरियड उस पूरे को आप कैसे मैनेज करें। द होटल इन्वॉल्व्स अ सिग्निफिकेंट कैश आउटफ्लो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन and initial gestation period. However, it becomes successful then it may earn surplus once the hotel stabilizes into a seasoned matured property. पर एक बार जब ये होटल मेच्योर हो जाता है, लोग इसके बारे में जान चुके होते हैं, पॉपुलैरिटी हो चुका होता है, रेगुलर कस्टमर्स और विजिटर्स आना चालू हो जाते हैं, तो उस समय आपको सरप्लस जनरेट होना चालू हो। Therefore, the hotel company needs to manage its cash flow over its life very carefully by taking debt during the construction period with a moratorium during the gestation period and ballooning repayments during the later। यानी आपको जो लोन्स को मैनेज करना है कि आपको इनिशियली लोन लेके कंस्ट्रक्शन में एक्टिविटी में आपको लोन लेना पड़ेगा। फिर जिस समय जेस्टेशन पीरियड चल रहा है, जो नेक्स्ट 5 साल है जहां पर आप अपने बिजनेस का गुडविल बना रहे हैं, तो वहां पर आपको बैंक्स के साथ कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस करने होंगे कि आपको मोराटोरियम मिला हुआ है कि देखिए सर, मेरा कंस्ट्रक्शन के बाद भी मुझे 2-3 साल मुझे आप ईएमआई मत बांधिए। आई कैन नॉट पे द ईएमआई। मैं हो सकता है कि आपको इंस्टॉलमेंट जो है वो 7 साल के बाद चालू करूँ। तो 4 साल कंस्ट्रक्शन में लगेगा, 3 साल बिजनेस जमाने में लगेगा, फिर 8th ईयर ऑनवर्ड आई विल स्टार्ट मेकिंग ईएमआई। तो उस समय जब ईएमआई आप दोगे तो बड़ा अमाउंट में देना, बलूनिंग रीपेमेंट, यानी जितना हो सके जल्दी अपने कर्जे को चुकाने का कोशिश कर। शुरू के 5-7 साल आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, पर बाद का जो 4-5 साल अच्छा होगा, वहां पर आप फिर लोन को एक्सटेंड करने का कोशिश मत करना, जितना जल्दी हो पेमेंट करके डेट से फ्री हो जाए। तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेंटेन दैट कैश। इनिशियली बहुत ज्यादा बर्डन नहीं देना है पेमेंट का, पर बाद में जब समय अच्छा है तो फिर पेमेंट करने से पीछे नहीं हटना, तब एकदम बिंदास पेमेंट कर। If any hotel company is not able to manage its cash flow position on any of these three fronts, between the peak and off-season period within the financial year, between boom and bust phase during the economic cycle, and between initial construction and gestation period and later on seasoned operation period, it may face serious liquidity crunch impacting insolvency। तो अगर वो कैश फ्लो को मैनेज नहीं कर पाएंगे ये 3 अलग अलग फेजेस में, तो वहां पर आगे चल के हो सकता है वो लोग इंसॉल्वेंसी के कगार पे आ जाए। तो ये 3 फेजेस में ये लोग कैश फ्लो कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है किसी भी बिजनेस के। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस बिजनेस की। वो कैसे, इसको समझ। If a hotel company belongs to a well-established and financially strong hotel chain, example Tata, example ITC, तो इन लोगों का पेरेंटेज बहुत स्ट्रॉन्ग, और यही कारण है कि ये लोग 2 साल 3 साल अगर होटल लॉस में भी चल रहा है तो बर्दाश्त कर सकते हैं, जबकि छोटे प्लेयर्स लोग अगर होटल लॉस में चले तो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज होना बहुत जरूरी है। देन इट प्रोवाइड्स अ बिग एडवांटेज टू द कंपनी। On the initial level, the well-established parentage company can provide the hotel company with all the management expertise। तो पहला एडवांटेज क्या मिलता है स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज का, कि मैनेजमेंट का एक्सपर्टाइज मिलता है, सॉफ्टवेयर मिलते हैं, सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस मिलते हैं, तो ये सारा चीज मिलता है। दूसरा, एक्सेस टू कस्टमर बेस, जो पहले का कस्टमर बना हुआ है, तो उस कस्टमर वो कस्टमर नए होटल को भी पुराने होटल के गुडविल से जोड़ता है। आज ताज होटल जो मुंबई में, अगर ताज होटल और कहीं खुलता है तो उसको मुंबई के ताज होटल का जो गुडविल है ना, उसका एडवांटेज डेफिनेटली मिलेगा अगर टाटा उस बिजनेस को रन कर, विच पुट्स अ न्यू होटल इन अ कॉम्पिटिटिवली एडवांटेजियस पोजीशन। है ना, सपोज ये सिर्फ होटल का ही बात नहीं है, कोई भी बिजनेस, अगर मान लो आईटीसी का बिस्किट या ब्रिटानिया का बिस्किट आज इंडिया में पॉपुलर है ना, जैसे अगर मैं फ्रेज में बोलूँ तो इंडिया में वर्ल्ड पॉपुलर है ना, तो सब लोग ब्रिटानिया के ब्रांड से वाकिफ है। तो कल अगर ब्रिटानिया कोई एक नया बिस्किट भी लॉन्च करता है ना, तो उसको कस्टमर एक्वायर करने में उतना मेहनत नहीं होगा, क्योंकि ब्रिटानिया का गुडविल का, उस गुडविल से नए कस्टमर उसके नए प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट करके इजीली बाई करते हैं।
पर अगर कल आप या मैं एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं बिस्किट में, जहाँ हमें कोई नहीं जानता, हमारा पुराना कोई पेरेंटेज नहीं है, तो वहां पर इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ। तो जैसा ये बिस्किट एग्जाम्पल है, होटल्स का भी वही, कि अगर स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज का गुडविल ऑलरेडी है और वो लोग एक नया होटल बना रहे हैं, तो कस्टमर समझते हैं अच्छा ये टाटा का है क्या, तब तो अच्छा ही होगा। अच्छा ये JW मैरियट का ब्रांच है क्या, तो अच्छा ही होगा। तो इस तरह से लोग क्या करते हैं, वो ब्रांच के साथ इसको एसोसिएट करके इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर अगर आपका पूरा कंप्लीटली न्यू है, जहाँ आपका कोई पहचान नहीं है, वहाँ डिफिकल्ट है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज इज एडवांटेज। मोर ओवर अ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पेरेंट ग्रुप, तो एक स्ट्रॉन्ग पेरेंट होना, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, और पेरेंट का फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पेरेंट ग्रुप कैन हेल्प द होटल कंपनी विद कैश इनफ्यूजन। तो इनिशियली जब नया होटल बना रहे हैं, तो मैंने क्या बताया आपको, बैंक से लोन लेना पड़ेगा, आपका इंटरेस्ट का बर्डन आएगा। ठीक है, तो वहां पर अगर पेरेंट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो और अपना अगर उनके पास पहले का रिजर्व है, वहां से अगर खर्चा करते हैं, तो बैंक का लोन माथा पे नहीं आएगा, इंटरेस्ट का बर्डन माथा पे नहीं आएगा। तो दिस कुड बी एन एडवांटेज। So they can help hotel company with cash infusion whenever it faces a cash flow crunch during the operations or debt servicing or capital expenditure like major renovation. तो कभी भी मेजर रिनोवेशंस करना हुआ या कुछ ऐसा हुआ, वहाँ पैसे की जरूरत होगी, तो पेरेंट कैन इजीली इंफ्यूज द कैश। A new hotel may take about 4 to 6 years for its construction and commencement. In addition, it may take 5 to 10 years in gestation. तो आप समझ लो 4 से 6 साल कंस्ट्रक्शन का, 5 से 10 साल हो सकता है आपको अपना गुडविल जमाने में लग जाए, तो 15 साल तक का आपका ओवरऑल जेस्टेशन पीरियड जा सकता है। Therefore, it may take more than 10 to 15 years from the start of construction to the final phase of optimum operations, when it may start generating surplus cash sufficient to repay its debt and meet its renovation capital expenditure requirement. तो 15 साल लग सकता है आपको अपने पैरों पे खड़े होने, जिसको इन शॉर्ट ऐसा बोलते हैं कि आप अपना खुद का सरप्लस जनरेट कर रहे हो, अब आपको किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। तो 15 साल आपको लग सकता है, तो 15 साल सर्वाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज हेल्प। हाउएवर, दिस पीरियड इज अ वेरी लॉन्ग टाइम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनी लेंडर। तो कोई भी बैंक वाला ये नहीं बोल सकता कि आप लोन आज ले लो, EMI या 15 साल के बाद चालू कर। कोई लेंडर ऐसा फैसिलिटी नहीं देगा। ठीक है, 3 साल 4 साल का हम आपको दे सकते हैं मोरेटोरियम, 5 साल का मैक्सिमम दे देंगे, 15-15 साल का मोरेटोरियम कोई बैंक नहीं। Therefore, a lender may not be comfortable giving a loan with a maturity of 15 or more years. As a result, the debt repayment may start even before the hotel has reached its optimum stage. तो बैंक वाला अगर 5 साल से ऊपर का मोरेटोरियम नहीं देता है, तो 5 साल के बाद जब मेरा बिजनेस थोड़ा थोड़ा चलना चालू होगा, उस समय मैं भी इतना कैश फ्लो में जनरेट ना कर पाऊँ जितना बैंक का EMI आ जाए, तो वहां पर कैश का लिक्विडिटी क्रंच हो सकता है। दिस मेक्स इट क्रिटिकल फॉर a hotel business, hotel company to either refinance its debt or raise additional money to repay that. तो वहां पर लोग फंस जाते हैं, या तो अपने लोन को उनको रिन्यू करना पड़ता है, यानी टाइम को और एक्सटेंड करना पड़ता है, या तो एक नया लोन लेके पुराने को रिपे करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये सब थोड़ा सा दिक्कत वाला चीज ओवर हो जाता है। लार्ज स्केल ऑपरेशन जो होता है, वो भी एक बड़ा एडवांटेज होता है होटल बिजनेस। कैसे, उसको समझ। The hotel industry faces a very tough business environment with intense competition from fragmented industry, with very low pricing power, which coupled with highly cyclical and seasonal business puts them at risk. तो ऑब्वियसली हम लोग देख चुके हैं कि इंडस्ट्री कितना ज्यादा फ्रेगमेंटेड, कंपटीशन कितना हाई है, एट द सेम टाइम बिजनेस का अपना सीजनैलिटी एंड सिक्लिकलिटी, जिस वजह से क्या होता है, रिस्क फैक्टर्स आर लॉट ऑफ देयर आर लॉट ऑफ रिस्क फैक्टर इन द बिजनेस। In such a situation, a large-scale operations of any hotel helps in achieving economies of scale. तो जब कोई होटल का चेन होता है, लार्ज स्केल ऑपरेशन ये लोग करते हैं, तो वहाँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है। कैसे? जैसे इट्स फिक्स्ड कॉस्ट आर स्प्रेड ओवर लार्ज साइज ऑफ, तो ऑपरेशन बहुत बड़ा है और फिक्स्ड कॉस्ट एक लार्ज साइज में डिवाइडेड है, तो क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट जो होता है वो कम पड़ जाता है। इन एडिशन, ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, इट बिकम्स अ लार्ज purchaser of goods and services and gets a higher bargaining power over their supply. अब ये लोग लार्ज स्केल में जब काम करते हैं, तो होटल में खाना वाने का जो सामान आता है, कपड़ा वपड़ा आता है, पर्दा वर्दा आता है, जो भी आता है, वो बड़े स्केल में लोग खरीदते हैं।
तो जब बड़े स्केल में खरीदते हैं तो उनको डिस्काउंट, होलसेल डिस्काउंट, रिटेल कैश डिस्काउंट ये बहुत ज्यादा मिलता है। इनका बार्गेनिंग पावर बहुत स्ट्रांग होता है कि हम आपसे इतना बड़ा क्वांटिटी में ले रहे हैं, आप इतना महंगा कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो वहां पर सप्लायर के ओवर इनका बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है। Due to its large operations, the hotel can also exercise a little higher bargaining power over its customer. अब क्योंकि बिजनेस का स्केल इतना लार्ज है, गुडविल भी बहुत अच्छा है, ब्रांडिंग बहुत अच्छा हो रखा है, तो कस्टमर से लोग थोड़ा सा ओवरचार्ज कर सकते हैं, एज इट कैन एक्सेप्ट लार्ज साइज ऑर्डर विद बिग इवेंट। और ये एडवांटेज है कि कोई बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है किसी कंपनी, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है, ओलंपिक्स होने वाला है, वहां पर हजारों की संख्या में टूरिस्ट आएंगे, हजारों की संख्या में प्लेयर्स आएंगे, उनको होटल में स्टे देना, तो उनको क्या कोई छोटा मोटा होटल ये ऑर्डर ले सकता है क्या? आज अगर इंडिया में कोई क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पॉपुलेशन, वर्ल्ड कप छोड़िए, हर साल इंडिया में आईपीएल, आईपीएल में पूरे दुनिया से इतने प्लेयर्स आते हैं, वो कहाँ रुकते होंगे, आपने कभी सोचा? होटल में आसपास में रुकते होंगे तो कौन सा होटल से उनको इतना सर्विस दे पाता होगा? कोई छोटा मोटा स्केल का होटल का बजट में है क्या? या उनके उनके पास क्या इतना कैपेबिलिटी है क्या? इतने फॉरेन प्लेयर्स, इतना मैनेजमेंट, इतना सब कुछ ताम झाम, मीडिया मीडिया सबको हैंडल कर सकते? तो वहां पर जो बिग स्केल में ऑपरेट करते हैं वही लोग इतने बिग इवेंट्स का ऑर्डर ले पाते, which many hotels of smaller size may not offer. कोई छोटा होटल के पास भी लोग जाएंगे भी नहीं, और जाएंगे भी तो वो इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पाएगा। प्लेयर का सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उनका अलग अलग टेस्ट, अलग अलग कुजीन्स होता है, वो सब कुछ देखना। फिर प्लेयर्स को, इंडिविजुअल प्लेयर लोग का तो आप जानते हो, सेलिब्रिटी लोग का कितना नक्शा होता है, तो वो सबको हैंडल करना ये छोटे मोटे बिजनेसमैन या छोटा मोटा होटल का बस का बात नहीं। इन एडिशन, a large size hotel can ensure a higher profitability of room reservation even during the peak season, and can entertain repeat business even during peak season without running away the customer. तो आपके पास जब एक्स्ट्रा रूम्स होते हैं तो पीक सीजन में आप और ज्यादा लोगों को अपने यहाँ पर स्टे दे पाते हैं और ज्यादा पैसा कमा पाते हैं, थोड़ा ओवर चार्ज भी कर पाते हैं, क्योंकि पीक सीजन में हो सकता है दूसरे जगह उतने रूम्स अवेलेबल ना हो। तो ये सारा फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा है। Therefore, in hotel industry, large size puts the existing hotel in an advantageous position and at times promote the phenomenon of big getting bigger. तो ये इंडस्ट्री ऐसा ही है कि जो जितना बड़ा होता है वो उतना एडवांटेज में होता है और वो उतना बड़ा होते चला जाता है, क्योंकि उसको ये सब बेनिफिट मिलता है क्योंकि छोटे वाले लोग बेनिफिट नहीं ले पाते सिचुएशन। स्ट्रॉन्ग ब्रांड मैटर इन होटल, तो ये तो हम लोग को पता है कि ब्रांड का रोल कितना बड़ा होता है कोई भी इंडस्ट्री। एसोसिएशन विथ large, well-known brands puts hotel in an advantageous position. Tie-up with the brands ensures that the hotel gets access to large customer base. अगर आप किसी बड़े ब्रांडेड होटल के साथ टाई अप कर रखते हैं तो वहां क्या होता है, आपको उनका कस्टमर बेस मिल जाता है, उनका कस्टमर बेस का एडवांटेज मिल जाता है। ठीक है, इमीडिएटली अपॉन बिकमिंग ऑपरेशन, तो आप जैसे ही ऑपरेशनल होते हो उस कंपनी के ब्रांड नेम से आपको एसोसिएट करके कस्टमर इजिली एक्सेप्ट करने। The association with brand communicates that the custom communicates to the customer about the high service quality, which also provides a better pricing power to the host. तो जैसा मैंने बताया, जैसे ये आप देख सकते हो, दिस इज वन ऑफ अ लेगेसी। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए क्या बोलते हैं, एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी बोल सकते हैं इंडिया के लिए। मतलब बेसिकली वन ऑफ द स्पॉट जहाँ लोग का सपना होता है कि हम ताज होटल में जाके स्टे करें। तो आज अगर ताज होटल का कोई दूसरा ब्रांच कहीं और खुलता है तो इजीली लोग वहां पर जाएंगे दौड़ दौड़ के, और ये तो ताज का ब्रांच है, चलो वहां चलो, एंड दे विल बी विलिंग टू पे एक्स्ट्रा प्राइस फॉर दैट। वो नहीं सोचेंगे ये नया होटल, वो पुराने होटल के ब्रांड से। जैसे मूवीज में क्या होता है, सीक्वल्स इतने क्यों आ रहे हैं? बाहुबली 1 के बाद बाहुबली 2 और भी ज्यादा सुपर हिट हो गया, क्यों? क्योंकि ऑडियंस ने पहले ही दिन उसको एक्सेप्ट कर लिया, रिलीज होने से पहले ही, ये तो बाहुबली का सीक्वल है, उसको तो जरूर देख। ठीक है, उन्होंने वेट नहीं किया कि पब्लिक का रिव्यू सुनते हैं कि क्या सुनते हैं, पहले दिन उनको पता था कि इस मूवी में क्या एक्सपेक्ट करना है। ऑलरेडी पुराना ब्रांड बना हुआ था, उसका कस्टमर बेस इनको एक्विजिशन बहुत आसानी से मिला। So due to tie-up with established brands, the hotel gets booking from the customers loyal to the brand, and it helps in increasing the occupancy level. Moreover, risk-averse first-time travelers can take comfort in the brand name in anticipation of good experience at the hotel. तो जो रिस्क एवर्स ट्रैवलर्स होते हैं, जो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो बोलते हैं पता नहीं कैसा होटल होगा क्या होगा,
अपने तो पुराना जहाँ पर ऑलरेडी गए हैं, जिसका नाम सुने हैं, जिसका सर्विसेज के बारे में पता है, वहीं जाके स्टे करें। तो जिनको ऑलरेडी पता है कि भाई ताज होटल में कैसा सर्विस मिलता है और इनको पता है कि यहाँ पर भी ताज का ही ब्रांच है, तो वो इजीली वहीं पर जाना पसंद करेंगे, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना पसंद नहीं करेंगे, इवन विदाउट एनी प्रेशियस previous experience at the hotel. This also helps in increasing the occupancy rate in the hotel. तो ये भी मदद करता है कि occupancy rate फटाफट बढ़ जाए. Moreover, depending upon the type of tie-up with the brands, like a soft brand association or the management contract, the hotel may benefit from the operational experience of the brand as well. तो आपका होटल को ऑपरेशनल एक्सपीरियंस जो मिलता है, जो प्रीवियस मैनेजमेंट से मिलेगा, उससे भी काफी एडवांटेज होता है कि आपका खर्चा बहुत ज्यादा आप बचा सकते, which would help in smooth operations of the hotel while improving the customer experience. तो कस्टमर को आप अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं एट द सेम टाइम, क्योंकि आपका पुराना ऑलरेडी होटल है जो ऑलरेडी अच्छा से ऑपरेट कर रहा है और अच्छा से पैसा कमा रहा है, उसके मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस आपके काम आ सकता है कि कहाँ से क्या खरीदना है, कहाँ पर कितना खर्चा देना है, प्रीवियस क्या खर्चा हुआ है, उसको कैसे मैनेज करना है, ये सब कुछ आपको उनके एक्सपीरियंस से सीखने मिल जाए, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि आप अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकते। However, an association with the brands come at an increased cost due to royalty incentive fees. पर at the same time यहाँ एक होता है कि अगर आप अपने होटल को किसी और का ब्रांड नेम देना चाहते हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको रॉयल्टी देना है। सपोज फॉर एग्जांपल ये होटल आपने बनाया, तो उसके खुश हो जाइए, ये होटल आपने बनाया, अब आप चाहते हैं कि इसको एक ब्रांड नेम मिले, तो आपने JW मैरियट के साथ एक टाई अप कर लिया कि हम तुम्हारा ब्रांड नेम यूज करेंगे, तुम हमें टेक्निक सिखाओ कि सर्विसेज कैसे देते हैं, क्या क्वालिटी, क्योंकि JW मैरिट अपने गुडविल को बचाने के लिए, क्योंकि उसका नाम इस होटल के साथ जुड़ा, वो खुद ही अपना मैनेजमेंट को भेजेगा और आपको पूरा ट्रेनिंग देगा, और उसके रेंज में क्या होगा, कमाई में से कुछ रॉयल्टी लेगा, तो वहां आपका कॉस्टिंग बढ़ जाता है क्योंकि आपको रॉयल्टी पे करनी, बट दैट इज वर्थ इट, क्योंकि JW मैरियट का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड है, आपको कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करना, कस्टमर खुद ही आपके पास आएंगे स्टे करने, और साथ साथ उनके मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस और जो ट्रेनिंग आपको मिलेगा, दैट विल हेल्प यू टू सर्विस बेटर, आप अपने कस्टमर को बेटर सर्विस दे पाए, तो ये सब कुछ वर्थ है अगर उसके लिए अगर आपको थोड़ा सा रॉयल्टी देना पड़े। In addition, a brand tie-up also increases the cost of hotel construction, क्योंकि ब्रांड के साथ आप टाई अप करोगे तो आपको वो ब्रांड बोलेगा भैया मेरा ब्रांड का नेम आप यूज कर रहे हो, आपको एक स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ होटल बनाना पड़ेगा, छोटा मोटा होटल बना के बोलोगे JW मैरियट है, नहीं चलेगा, आपको इतना करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके ऐसा कोई आलिशान बंगला जैसा होटल बनाना पड़ेगा, तभी हम अपना ब्रांड नेम आपको देंगे, अदरवाइज हम आपको अपना ब्रांड नेम नहीं दे सकते, क्योंकि अगर कल आप एक छोटा सा एक ऐसा होटल बना के खड़ा कर दो और वहां पर लोगों को बोलो ये JW मैरियट का होटल है, तो वहां पर तो क्या होगा, मेरा ब्रांड नेम खराब हो जाएगा, ये कैसे घट जाएगा होटल, JW मैरियट इज सीधा 5 स्टार होटल, आपको भी 5 स्टार होटल का सारा फैसिलिटी देना पड़ेगा, आप वहाँ कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, तो वही बोल रहा है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वहाँ आपका बढ़ जाएगा, because the brands mandate higher safety standard at the hotel which increases the hotel cost, और सेफ्टी स्टैंडर्ड बढ़ा के रखना होगा, वहाँ आपका खर्चा बढ़ेगा, तभी आपको ब्रांड का एसोसिएशन मिल सकता है। अदर सोर्सेज ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या क्या हो सकता है इसको समझ। So apart from premium location and strong brands, the hotel also creates competitive advantage using factors like long vintage, मेच्योर एंड स्टेबलाइज प्रॉपर्टी, लॉन्ग विंटेज मतलब अगर आपका मेच्योर और स्टेबलाइज प्रॉपर्टी है तो ऑलरेडी वो आपका अपना एडवांटेज, लॉयल्टी प्रोग्राम्स आप स्टार्ट कर सकते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स और ये सब दे सकते हैं कि कोई कस्टमर आया, वो आपने आपके यहाँ स्टे किया अगर 2 दिन के लिए, तो आप उसको 10% रिवार्ड पॉइंट देंगे कि नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो आपको 10% का डिस्काउंट है, तो उस लालच में कस्टमर जब नेक्स्ट टाइम कहीं जाना होगा तो वो 10% बचाने के लालच में वो दूसरी जगह नहीं जाके आप ही के पास आएगा, so this is how you start a loyalty program. Wide distribution network, tie up with many aggregator platforms. यानी बहुत सारा रिवॉर्ड्स आप देते हो, बहुत सारा एग्रीगेटर जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होते हैं उसमें अपने होटल को रजिस्टर कराते हैं कि कोई भी अगर उस वेबसाइट को ओपन करे सबसे पहले मेरा होटल का नाम दिखे, तो ये सारा कुछ आप करते हैं, हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट सॉफ्टवेयर सिस्टम which can help in capturing the maximum paying ability of the customer by pricing the services appropriately according to the real-time demand may help the company generate the maximum possible margins during all phases of cycles and तो आपका सॉफ्टवेयर इतना एफिशिएंट होगा और उसमें ऐसे टेक्निक्स होंगे आर्टिफिशियल लर्निंग और इस सब के
कि आप एनालाइज कर पाओगे कि किस सीजन में कस्टमर कितना रुपया तक पे कर सकते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं कि ऑफ सीजन में आपने बहुत ज्यादा चार्ज कर लिया और कस्टमर भाग गया, और कहीं ऐसा नहीं कि पीक सीजन में आपने बहुत कम चार्ज किया और जो बेनिफिट आप ले सकते थे पीक सीजन का वो आप मिस कर गए। तो आपको दोनों वे में समझना होगा कि ऑफ सीजन में हम कैसा डिस्काउंट दें कि कस्टमर भागे नहीं, और पीक सीजन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा कैसे कमा लें कि जो ऑफ सीजन में मेरे काम आ सके। तो दिस इज हाउ यू हैव टू हैंडल। उसके लिए आपके पास प्रॉपर सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी हो जाता है जब आप बड़े बिजनेस पे काम करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन से भी बहुत मदद मिलता है। क्या है डाइवर्सिफिकेशन का पूरा कंसेप्ट समझते हैं। The business of hotel is exposed to many factors which brings volatility in the performance like economic cycle. Economic factors like currency movements, natural events like cyclone, earthquake, flood, disease, etc. Man-made events like terrorist attack, law and order situation, and country advisories about travel to certain destinations. Geopolitical circumstances, all of them have a bearing on performance of hotel. तो ये सारा नॉर्मल फैक्टर, लेकिन नेचुरल इवेंट्स अगर साइक्लोन वाइक्लोन कहीं पर ज्यादा आता है या अभी कुछ दिनों में आने का चांसेस है तो टूरिस्ट वहां पर नहीं आएंगे, तो आपका बिजनेस सफर करेगा। करेंसी मूवमेंट्स कैसा हो रहा है, अगर आपका करेंसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है तो फॉरेन टूरिस्ट नहीं आएंगे, और बहुत ज्यादा अगर वीक हो रहा है तब वो लोग ज्यादा आएंगे। अर्थक्वेक, अगर वहां पर रेगुलर अर्थक्वेक आता है तो टूरिस्ट अवॉइड करते हैं। फ्लड्स आने का चांसेस है कि नहीं, डिजीज ब्रेकआउट हो रखा है जैसे कोविड का मैंने बताया, तो लोग ट्रैवल नहीं करेंगे। टेररिस्ट अटैक, अगर जैसे 5 स्टार होटल जो अपने ताज होटल में मुंबई में 26/11 को 2008 में शायद टेररिस्ट अटैक हुआ, तो वहां पर क्या हुआ, उसके बाद कुछ महीनों तक वहां पर टूरिस्ट आना बंद कर दिए थे, लोग डरते थे वहां आने से। तो ये सब कुछ अफेक्ट करता है आपके बिजनेस। In such a situation, having diversification is the source of revenue with significant contribution from different segments help the hotel in lowering the profitability probability of severe impact. तो अगर आपका बिजनेस डाइवर्सिफाइड हो, आपका होटल एक ही जगह नहीं पैन इंडिया में हो, बहुत सारे ब्रांचेस हो आपके होटल्स के चेन हो, तो क्या होगा, एक जगह लोग नहीं जाएंगे बाकी जगह तो जाएंगे, और एक जगह बिजनेस सफर भी करेगा तो कोई बात नहीं, बाकी जगह प्रॉफिटेबल रहेगा तो मैनेज हो जाएगा। अगर आपका बिजनेस में सिर्फ स्टे का ही नहीं हो, साथ साथ खाने पीने का भी अरेंजमेंट हो, तो क्या होगा, ठीक है स्टे करने लोग नहीं आ रहे पर एटलीस्ट डिनर करने लंच करने तो आ रहे हैं, तो वहां से तो पैसा आ रहा है। तो इस तरह से आपको अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना। तो डाइवर्सिफाइड मॉडल से अगर आपका अर्निंग्स आ रहा है तो बुरे समय में भी आप प्रॉफिटेबिलिटी पे उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना अदरवाइज आता। डाइवर्सिफिकेशन इन गेस्ट प्रोफाइल, तो गेस्ट का प्रोफाइल डाइवर्सिफाइड होना ये भी बहुत जरूरी होता है। कैसे, वो समझ। गेस्ट एट होटल्स आर फ्रॉम मेनी डिफरेंट बैकग्राउंड, लाइक बिजनेस ट्रैवलर्स होते हैं जैसा मैंने बताया, लेजर ट्रैवलर एंड बिजनेस ट्रैवलर, leisure and holiday travelers, corporate versus individual travelers, religious versus medical travelers, international versus domestic travelers, long-term tie-up versus walk-in travelers। तो ये बहुत अलग-अलग वैरायटी के ट्रैवलर्स, कोई बिजनेस के लिए आ रहा है, कोई लेजर और हॉलीडे के लिए आ रहा है, कोई कॉर्पोरेट विजिट्स के लिए आ रहा है, कॉर्पोरेट इवेंट्स करवाने के लिए आ रहा है, कोई इंडिविजुअल ट्रैवलर ऐसे ही आ गया ब्लॉगिंग करने के लिए। ठीक है, रिलीजियस या मेडिकल ट्रैवलर है कि भाई रिलीजियस मतलब कोई इवेंट हो रहा है रिलीजियस तो वहां पर लोग आते रह रहे हैं। मेडिकल, कोई बीमार है तो हॉस्पिटल में है तो उसके जो साथ में जो लोग आए हैं वो होटल में रह रहे हैं। इंटरनेशनल, जैसे आईपीएल में इंटरनेशनल ट्रैवलर्स बहुत होते हैं, डोमेस्टिक ट्रैवलर भी होते हैं, डोमेस्टिक प्लेयर्स भी आते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आते हैं। लॉन्ग टर्म टाई अप अगर आपके साथ किया हुआ है कि भाई जो भी इवेंट होगा सब हमारे यहीं पर रहेंगे, आप कितना डिस्काउंट दोगे बोलो, या वॉकिंग ट्रैवलर्स कभी कभार कोई काम चला गया तो रुक गया। The demand from different segment of these customers is impacted by different factors. At the same time, a single factor may influence each of these segment differently. तो ये जो डिमांड होगा डिफरेंट सेगमेंट ऑफ कस्टमर का, वो डिफरेंट फैक्टर से इम्पैक्ट होता है, और कभी कभी एक सिंगल फैक्टर जो होता है वो अलग अलग सेगमेंट को अलग तरीका से इम्पैक्ट करता है। For example, a depreciation of Indian rupee makes travel to India cheaper for the foreign tourists, whereas it makes it costlier for the Indians to travel abroad. तो इंडिया का अगर करेंसी चीप होता है तो इंडियंस लोग बाहर जाएंगे तो महंगा पड़ेगा, बट बाहर वाले लोग इंडिया में आएंगे तो उनको सस्ता पड़ेगा। तो वहां पर क्या होता है, होटल के लिए एडवांटेज है कि भैया इंडिया के लोग जल्द पैसे की करेंसी डेप्रिशिएट कर रहा है, बाहर जाएंगे नहीं, तो वो लोग इंडिया में घूमेंगे तो मेरे होटल में, और बाहर वालों के लिए इंडिया सस्ता पड़ेगा तो वो भी इंडिया में घूमेंगे। एंड अप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी विल हैव एन ऑपोजिट इम्पैक्ट, पर अगर इंडियन करेंसी अप्रिशिएट कर रहा है तो हम लोग बाहर जाएंगे इजीली, पर बाहर वाले लोग इंडिया में उतना ज्यादा नहीं आएंगे, तो इंडियन होटल इंडस्ट्री को थोड़ा सा दिक्कत आएगा।
Many hotels enter into tie-ups with corporates, which provide them with an assured long-term business like airlines for their crews and corporates for their employees. तो अब जैसे जितने भी एयरलाइंस हैं उनके जो एयर होस्टेस लोग होते हैं, क्रू मेंबर्स होते हैं, वो लोग तो हमेशा कहीं ना कहीं होटल में स्टे करते हैं। तो वो लोग क्या करता है, वो लोग किसी होटल के साथ एक टाई अप कर लेता है कि देखो रोज मेरा इतना फ्लाइट, सपोज अगर मैं दिल्ली का बात, तो रोज मेरा इतना फ्लाइट दिल्ली में लैंड करेगा रात को, रोज रात को मेरे इतने एयर होस्टेस एंड क्रू मेंबर्स आपके होटल में स्टे करेंगे, एंड सुबह वो लोग दोबारा अपनी ड्यूटी पे चले गए। तो एक रात का आप क्या चार्ज करोगे, पहले से टाई अप कर लो, हम लोग को रोज इतना रूम्स बुक चाहिए, तो वहां पर ये टाई अप करके रखें। A significant portion of such business helps in the occupancy level of the hotel. तो अगर ऐसा कुछ आपका कॉर्पोरेट के साथ अच्छा खासा टाई अप हो रखा है, तो ऑक्यूपेंसी लेवल आपका हमेशा अच्छा होता है। फिर वहां पर ज्यादा पीक सीजन ऑफ सीजन का चक्कर नहीं होता है, क्योंकि एयरलाइन 12 महीना चलेगा, 12 महीना उतना रूम्स तो आपका बुक है। हाँ, उसमें मार्जिन थोड़े से कम मिलेंगे, बट एटलीस्ट यू आर श्योर ऑफ योर रेवेन्यू। However, hotels have to offer discounted rates for such business, which lowers the revenue per available room. तो per room, per bed, per room का जो revenue है वो आपका कम होगा। बट एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर आप देखोगे तो ऑफ सीजन में भी आपके पास रेवेन्यू आएगा। Nevertheless, such arrangement helps hotels in generating revenue even during the down cycle. तो डाउन साइकिल भी होगा, ऑफ सीजन में भी होगा, तो ये लोग तो डेफिनेटली आपके पास आके स्टे करेंगे। At the same time, hotels with high proportion of domestic tourists perform better during the down cycles with reduced seasonality as compared to hotels relying mainly on the foreign tourists. अगर फॉरेन टूरिस्ट पे आप बहुत ज्यादा रिलाई करते हो, तो जब डाउन साइकिल आएगा फॉरेनर्स लोग विजिट करना कम कर देंगे, तो वहां आपको ज्यादा इम्पैक्ट हो। अगर अगर आपके यहाँ पर डोमेस्टिक टूरिस्ट ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर वो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। However, the average revenue earned from the domestic tourist is lower than the foreign tourist. पर ये चीज आपको एक्सेप्ट करना होगा कि डोमेस्टिक टूरिस्ट से आपको उतना रेवेन्यू नहीं मिलेगा जितना आपको एक फॉरेन टूरिस्ट से मिलता है। Diversification in leisure and business travel. So leisure versus business travel is another dimension in which hotels may achieve diversity because these two segments behave differently under different circumstances. Leisure travel is highly seasonal and peaks in holidays and festive season, whereas business travel is more stable in the demand. Therefore, hotel with a mix of leisure and business can reduce the impact of seasonality. तो इसलिए होटल के पास ऐसे कस्टमर भी होना चाहिए जो बिजनेस टूर के लिए आ रहे हैं हमारे पास, और ऐसे भी होना चाहिए जो लेजर टूर के लिए आ रहे हैं। तो वहां पर क्या होगा, आपका प्रॉफिट ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। पर अगर आपके पास खाली लेजर टूरिस्ट आ रहे हैं, तो अगर इकोनॉमी थोड़ा डाउन टर्न में रहेगा, अगर ऑफ सीजन हुआ, तो वहां पर लेजर टूरिज्म नहीं आएगा। पर बिजनेस टूरिस्ट लोग क्या होता है, ऑलमोस्ट 12 महीना कुछ ना कुछ काम से आते जाते रहते हैं, तो वहां पर आपका रेवेन्यू थोड़ा सा स्टेबल रहता है। तो एज एन एनालिस्ट हम लोग को ये भी देखना होगा कि ये जो अगर किसी कंपनी का हम रिसर्च कर रहे हैं, तो इसका जो रेवेन्यू आ रहा है वो बिजनेस से कितना आ रहा है, लेजर से कितना आ रहा है। अगर ज्यादा लेजर से आ रहा है, यानी इसका जो अर्निंग्स है वो बहुत ज्यादा अप डाउन फ्लक्चुएट करेगा। पर अगर बिजनेस से आ रहा है, कॉर्पोरेट बुकिंग्स ऑलरेडी है, टाई अप किया हुआ है, तो वहाँ इनका रेवेन्यू काफी स्टेबल। तो इस तरह से हम लोग को एनालाइज करना होता है जब हम किसी होटल को स्टडी करते हैं और एनालाइज करते हैं। जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन इन रेवेन्यू सोर्स, तो ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझने में। In hotels, which contains a chain of properties spread across different geographical markets, are protected from events. तो इवेंट अगर इंडिया में हुआ है और मेरा बिजनेस सिर्फ इंडिया पे डिपेंडेंट नहीं है, तो मेरे दूसरे कंट्री से इवेंट बिजनेस आते रहे, which impact tourism and demand in any one geography. These hotels also get benefit of access to different profile of customer in different markets, which reduces the volatility in the performance. तो आपका जो कस्टमर का प्रोफाइल है वो भी अलग अलग है, आपका अलग अलग कंट्री में एस्टैब्लिशमेंट है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सारा दुनिया एक साथ डिप्रेशन में जाएगा। हो सकता है कि इंडिया में कोई दिक्कत चल रहा है बट यूरोपियन मार्केट इज, हो सकता है यूरोपियन मार्केट में कोई प्रॉब्लम या यूरोप में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, यूरोप में इन्फ्लेशन आया हुआ है, वहां पर लोग ट्रैवल ज्यादा नहीं कर रहे हैं, पर इंडिया में इंडियन एशियन कंट्रीज आर डूइंग फेयरली वेल, तो यहाँ का बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है। तो क्या होता है, आप डाइवर्सिफिकेशन जब इतना करते हैं तो आपके ऊपर इम्पैक्ट बहुत कम है। Presence in different geographical markets also protects the diversified hotel companies from natural disasters, which may seriously impact the business of single location.
अगर किसी एक ही लोकेशन में आपका बिजनेस और वहां पर कोई नेचुरल कैलामिटी आ गया तो वहां पूरी तरह से आपका बिजनेस एक बार के लिए बंद हो जाएगा। बट अगर आपका डाइवर्सिफाइड है तो एक लोकेशन में प्रॉब्लम आया तो दूसरा लोकेशन तो काम कर ही रहा है। होटल बिजनेस पे रेवेन्यू का सोर्स भी डाइवर्सिफाइड होना जरूरी है। होटल ब्रिंग्स इन द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट बाय फोकसिंग ऑन रेवेन्यू फ्रॉम फूड एंड बेवरेजेस, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट्स, जिसको एमआईसी बोलते हैं, मीटिंग इंसेंटिव्स कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट्स। वॉक-इन कस्टमर्स इन रेस्टोरेंट में ब्रिंग रेजिलियंस टू रेवेन्यू अक्रॉस सीजन। अगर वॉक इन कस्टमर है जिसको आपके होटल में स्टे करने से कोई लेना देना नहीं है, वो आपके रेस्टोरेंट में आता है, खाता है, बिल पे करता है, निकल जाता है, तो वहां पर आपका एक रेगुलर अर्निंग्स होता है। फूड एंड बेवरेज से कितना अर्निंग आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टे हो या नहीं हो, खाने पीने लोग आते जाते रहे। आपके होटल में मीटिंग्स, इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस कितना होता है, फूड्स का भी रेवेन्यू जो है वो मैटर करता है। तो focus on food and beverage revenue comes at a cost because the margins in this segment are lower than the room rate. तो रूम में तो क्या है, आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लग रहा है। आप एक अगर 2,500 3,000 रुपया एक रात का, एक दिन का 24 आवर्स का ले भी रहे हो, तो वो आपका ओवरऑल प्रॉफिट है, आपका तो कुछ नहीं गया, वो आया अपना सोया खाया पिया निकल गया। तो आपका कोई फर्दर नया खर्चा नहीं है उसमें। ठीक है, तो वहां पर इसलिए क्या है, फूड एंड बेवरेज से जो रेवेन्यू होता है मार्जिन कम होता है, बट रेवेन्यू स्टेबल होता है, रेगुलर बेसिस पे वहां से रेवेन्यू आता है। पर रूम रेट्स में क्या होता है, मार्जिन अच्छा होता है बट रेवेन्यू स्टेबल नहीं होता। Another dimension where hotel companies are able to diversify their revenue stream is by focusing on mixed use property, where apart from hotel, the premises are also owns commercial retail space, office space, residence, etc. These diversified revenue sources help the hotel company reduce the impact of cyclicality and seasonality and better management of cash. तो ये भी है कि अगर आपके पास बहुत बड़ा जगह है तो पूरा को आप रूम ना बना दें। आप 50 मतलब अगर आपके पास 100 रूम का जगह है तो 50-60 आप रूम होटल रूम बना दें, और 30-40 रूम का जो जगह है ना, उसमें आप कुछ ऑफिस स्पेसेस निकाल दें जिसको आप भाड़ा पे लगा पाए, कुछ रिटेल स्पेस निकाल दें जहाँ कुछ रिटेल शोरूम्स को आप भाड़ा पे दे पाए, तो वहां से एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आपका आते रहे। कुछ रेसिडेंशियल पोर्शन निकाल दें कि वहाँ आप कुछ फ्लैट्स बना के बेच दें या फिर भाड़ा पे लगा दें। तो ऐसा कुछ जब आप करेंगे ना तो क्या है, आपका एक रेगुलर बेसिस पे इनकम आएगा, और इनकम बिजनेस आपका बहुत ज्यादा सिक्लिकल या सीजनल नहीं रहेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ बिजनेस है जहाँ से एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम और कैश फ्लो आपका आ रहा है। क्योंकि होटल बिजनेस आप कितना ही बड़ा कर लो वो सीजनल रहेगा ही, सिक्लिकल रहेगा। तो पूरा 100% बिजनेस को सीजनल बनाने से अच्छा है 50% को सीजनल रहने दो, 50-60% को, और 40-50% को आप ऐसा बिजनेस बनाओ जहाँ से एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज आता रहे और आपका खर्चा निकलते रहे, तो आपके ऊपर बर्डन नहीं है। तो दिस इज वन वेरी गुड स्ट्रेटेजी ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिफिकेशन इन डिफरेंट इकोनॉमिक सेगमेंट्स एंड ब्रांड्स, तो अलग अलग इकोनॉमिक सेगमेंट और ब्रांड्स में आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। Hotels also focus on customers from different economic segments to bring in diversification benefits, because the demand from these segments responds differently to different factors. Usually, the economy segment hotels provide stability in occupancy rates, however, at the lower profit margin, whereas the luxury and premium segment customers bring in higher profits during the boom. तो आपका जो इकोनॉमी सेगमेंट है उसमें क्या होगा, आप रेगुलर देखोगे कि लोग आ रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, पर उसमें आपको बहुत ज्यादा अर्निंग्स नहीं मिलेगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा, पर हाँ वहां पर ऑक्यूपेंसी अच्छा मिलेगा। और लग्जरी सेगमेंट में आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलेगा, बट ऑक्यूपेंसी सिर्फ बूम फेज में मिलेगा। तो आप पूरा का पूरा होटल को लग्जरी मत बना दो, एक पोर्शन को लग्जरी रखो, कुछ पोर्शन को आप थोड़ा सा इकोनॉमिक बना दो, ताकि अगर फर्स्ट फेज में दिया ना इकोनॉमी, तो इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है ना, वहां पर लोग आते जाते रहेंगे, थोड़ा बहुत आपके पास कस्टमर आते रहेंगे, कैश फ्लो आता रहेगा। अगर पूरा का पूरा होटल को आप लग्जरी बना दोगे ना, तो वहां पर क्या होगा, बूम फेज में तो बहुत अच्छा होगा, बट फर्स्ट फेज जब आएगा, स्लो डाउन जब आएगा, तो आपके पास कैश फ्लो जनरेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें, प्रीमियम सेगमेंट, लग्जरी सेगमेंट अलग करें, और थोड़ा सा इकोनॉमी सेगमेंट मिड रेंज में भी रखें। Therefore, most of the established hotel chains cater to different economic customers segment by launching branded hotels providing services at different price points. It helps in reducing the impact of cyclicality का बच सकता। रिस्क क्या हो, the business of hotel
ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, प्राइमरी रिस्क is due to high cyclicality, seasonality, exposure to natural calamities, adverse travel advisories, etc. However, apart from external factors, hotels also face significant risk due to internal factors, which are primarily the decision of owner and management. ओनर और मैनेजमेंट का जो डिसीजन अगर होगा, उसके वजह से इंटरनली भी बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। एक्सटर्नली तो हम लोग को पता है, सिक्लिकलिटी है, सीजनैलिटी है, नेचुरल कैलेमिटी कुछ हो गया, ट्रैवल एडवाइजरीज में अगर आपका नाम बदनाम हो गया तो लोग फिर आपके होटल में नहीं आना चाहेंगे। तो ये सब तो एक्सटर्नल रिस्क। इंटरनली क्या हो सकता है, अगर ओनर या मैनेजमेंट बहुत ज्यादा लोन ले लिया, उस लोन को रिपेमेंट नहीं कर पा रहा है, कैश फ्लो को ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहा है और बैंक के कर्जे के नीचे दबा जा रहा है, तो वहाँ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सर्वाइव कर। सो मेनी टाइम्स companies decide to take high debt funding for hotel construction, capital expenditure under the assumption that due to lower equity investment, the return on equity will be high, especially during the good times. तो लोग सोचते हैं कि लोन ज्यादा ले लेते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है। However, a high debt acts as a double-edged sword. तो अगर समय अच्छा चल रहा है तब तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है, पर अगर आपका समय खराब हुआ, बस्ट फेज में आया इकोनॉमी, तो आपका इक्विटी पूरा उड़ जाएगा, अच्छा जाएगा, खत्म हो जाएगा। And in case of any slip up in the performance of the hotel, it can lead to bankruptcy. तो अच्छे समय में बहुत अच्छा रिटर्न आएगा, बट अगर समय बुरा है खत्म ही हो जाएगा, बैंक्रप्ट हो जाएगा। As a result, conservative capital structure with low debts help the hotel in surviving the downturn. इसीलिए डाउन साइकिल में वही बिजनेस सर्वाइव करेगा जिसके पास डेट नहीं है या डेट बहुत कम। तो इसीलिए एज एन इन्वेस्टर अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिया, जिसका डेट बहुत ज्यादा नहीं। ट्राई एंड इन्वेस्ट इन कंपनी जो डेट फ्री। अगर डेट है भी तो इतना मिनिमम है कि वो 1 से 2 साल में इजीली चुका सकता है अपने डेट। बहुत बड़ा डेट वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना इज ऑलवेज वेरी रिस्की, स्पेशली अगर कोई डाउनवर्ड साइकिल आ गया तब तो एकदम ही बिजनेस का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाए। प्रोजेक्ट रिस्क एंड कॉस्ट ओवररन। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आप जब कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करते हैं, जैसा मैंने बताया, आप एक बजटिंग करते हैं, इतना खर्चा लगेगा, इस टाइम के अंदर मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। बट अगर विद इन दैट टाइम आप प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाते किसी वजह से, बिकॉज ऑफ डिले इन गेटिंग अप्रूवल्स या कंस्ट्रक्शन कमेंसमेंट स्टार्ट होने में लेबर में अनरेस्ट आ गया, तो वहां पर क्या होता है कि फिर वेरी डिफिकल्ट कि आप टाइमली अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल अगर आपको नहीं मिल रहा है या सही प्राइस पे नहीं मिल रहा है तो आपका कॉस्ट ओवररन होता चला जाएगा। At the same time, the hotel company may decide to spend a significantly higher amount on hotel, like higher interior design, furnishing costs, which may be more than warranted for a particular star segment of hotel. मान लीजिए आप 3 स्टार होटल चला रहे हैं पर इंटीरियर आपने 5 स्टार के जैसा, तो आपने खर्चा बहुत ज्यादा कर दिया पर आपको उतना फी नहीं मिलेगा, उतना रेंट नहीं मिलेगा कि आपका 5 स्टार होटल में 3 स्टार होटल। तो कस्टमर आपको 3 स्टार के जितना ही पैसा देगा, भले ही आपने डिजाइनिंग और इंटीरियर में 5 स्टार के जितना खर्चा करते हैं, वो आपकी बेस होती है। तो ये सब कुछ एनालाइज करके हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है कैसा इंटीरियर करा। इन सच केसेस इट मे बी डिफिकल्ट टू रिकवर द मनी एंड अर्न गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन होटल प्रॉपर्टी। To assess whether any hotel property has overspent in construction, an investor may compare per room investment of hotel with its peer। तो इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, पर रूम इन्वेस्टमेंट कितना है। तो 2-3 कंपनी को आप एनालाइज करिए जो सेम ग्रेड में, अगर 3 स्टार को तो 3 स्टार होटल ले रहे हैं तो वो तीनों कंपनी 3 स्टार की होंगी, 5 स्टार ले रहे हैं तो तीनों कंपनी 5 स्टार। तब आपको देखना होगा कि पर रूम इन्वेस्टमेंट कितना है, तब आपको समझ में आएगा किसने अच्छा काम किया किसने खराब काम। Due to intense competition in the industry, a hotel which has overspent on the property may not be able to charge high premium over its competitor within the area. As a result, its return on investment may stay low or negative. तो क्या होता है, अगर कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अगर आपने ज्यादा भी खर्चा कर दिया ना इंटीरियर्स पे या इंफ्रास्ट्रक्चर पे या फर्नीचर पे, तो भी आप ज्यादा चार्ज नहीं कर पाओगे क्योंकि कंपटीशन इस एरिया में बहुत ज्यादा। तो उस वजह से क्या होगा, आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा वो लो होगा या नेगेटिव होगा। अर्निंग अ गुड रिटर्न ऑन होटल प्रॉपर्टीज एनीवे डिफिकल्ट फॉर कंपनीज बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस हाई कैपिटल infusion requirement to keep the hotel relevant to the changing customer preference and to stay ahead of the competition.
Therefore, any step from the management to overspend on hotel, either voluntarily or due to cost overrun, may prove very detrimental to the return on. तो अगर मैनेजमेंट से ऐसा कोई भूल हो जाए जहां पर वो ओवर स्पेंडिंग कर दे जान के, या फिर हो सकता है कि जो कंस्ट्रक्शन में डिले हुआ उस वजह से प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ गया, कोई भी हो, वहां पर आपको रिटर्न जनरेट करने में काफी डिफिकल्टी होगा और पूरे बिजनेस के लिए बहुत डेट्रीमेंटल हो सकता है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैनेजमेंट का स्ट्रांग होना, मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है अगर वो होटल इंडस्ट्री में स्पेंड करना चाहता है। कंक्लूजन, तो फाइनली हम लोग जो ओवरऑल डिस्कशन किए, क्या क्या पॉइंट्स पे दिमाग में रखना होगा। Investors should keep in mind these multiple aspects for hotels to understand the picture of the business. क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना। पहला, ये इंडस्ट्री बहुत ही फ्रेगमेंटेड है, इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है और प्राइसिंग पावर आपके पास बहुत ज्यादा होता नहीं। दूसरा, डिमांड फॉर होटल जो है वो सिक्लिकल और सीजनल है, तो वहां पर आपको कैश फ्लो को मैनेज करना आना चाहिए। कैश फ्लो मैनेजमेंट इज वेरी alternate period of cash surplus and deficit is very important. A financially strong promoter who can infuse capital at the time of need is very big advantage. A large scale operations offer significant competitive advantage. कि जितना आपका बिजनेस बड़ा होगा उतना आपको एडवांटेज मिलेगा। स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स मैटर अ लॉट इन द होटल इंडस्ट्री। कि ब्रांड आपका जितना अच्छा होगा, कस्टमर एक्विजिशन उतना फास्ट होगा। डाइवर्सिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट टू सर्वाइव इन डाउन साइकिल। डाउन साइकिल में सर्वाइव करना है तो डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जोग्राफिकल हो या फिर अर्निंग्स का रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन हो, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन हो, वो बहुत आपको प्रोटेक्ट करके रखता है डाउन साइड। हाई लिवरेज एंड ओवर स्पेंडिंग may prove to be fatal for the hotels in the down cycle। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत हाई लिवरेज नहीं होना और कोई भी प्रोजेक्ट में ओवर स्पेंडिंग ना। अगर ऐसा हुआ तो वो आपके होटल के पूरे बिजनेस को लेकर डूब सकता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट्स को एज एन इन्वेस्टर आपको दिमाग में रखना है, एनालाइज करना है जब आप किसी होटल की कंपनी को एनालाइज। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा डिस्कशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि होटल इंडस्ट्री में क्या देखते हैं, होटल इंडस्ट्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या फैक्टर्स को दिमाग में रखना पड़ता है। तब समझ में आता है कि ये बिजनेस स्ट्रॉन्ग है और ये बिजनेस थोड़ा सा वीक है जो आगे चल के नुकसान कर। अगर आपको इस तरह के वीडियोस और सेशंस अच्छे लगते हैं तो आप, अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स को भी इस तरह का नॉलेज मिले तो इस कोर्स को प्रमोट करिए। मेरी कोशिश ये है कि मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को ये नॉलेज इतना दूं कि वो लोग अपने खुद के बेसिस पे मार्केट में इन्वेस्ट कर पाए, उनको किसी के टिप के भरोसे ना रहना पड़े। और इसी मोटो के साथ ये कोर्स डेवलप किया हूँ। ऑब्वियसली इसको डेवलप करने में बहुत मेहनत लगता है, कुछ इन्वेस्टमेंट भी लगता है, कुछ टीम के साथ काम करना पड़ता है। तो ये चीज यूट्यूब में फ्री में देना इज नॉट वर्थ ना। जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो मेरे साथ मुझे हेल्प कर रहे हैं, हर कुछ पे दें। तो इसलिए एक बहुत मिनिमम प्राइस पे ये कोर्स मैंने लॉन्च किया है। अगर आप चाहते हैं कि ये बेनिफिट और भी लोगों को मिले, ये वीडियोस आपको, ये जो सेशंस हैं आपको अच्छे लग रहे हैं, आप दूसरे लोगों को प्रमोट करेंगे कोर्स, उनको भी आप बोल सकते हैं कि वो भी यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। स्पेशली जो एमबीए स्टूडेंट्स हैं, सीएफए स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत कुछ सीखने मिलेगा ये सेशंस को देख के, ये बिजनेस को एनालाइज कर। बिकॉज दिस इज व्हाट एन एमबीए कोर्स इज ऑल अबाउट। कि एमबीए का मेन काम क्या है, बिजनेस को समझना, इंडस्ट्री को समझना। और ये चीज उनको बहुत हेल्प करेगा, भले वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो या नहीं करते। नॉलेज परस्पेक्टिव से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये नॉलेज, और आगे चल के अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फील्ड में आना चाहते हो तब तो ये एकदम आपके लिए मस्ट। तो आप सीखिए, अपने दोस्तों के साथ इस कोर्स को प्रमोट करिए। तो क्या होगा, हमारा भी ये कोर्स बढ़ेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम जो अच्छा काम कर रहे हैं आपको बेनिफिट हो रहा है। और आप अपने दोस्तों के साथ अगर है, हमें हमारे इनिशिएटिव को बूस्ट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में किसी नए सेक्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।